आज जो हमने डिस्कस करना है क्लास में वो है करंट अफेयर्स का जो पेपर था 2020 का। उससे हमने कंप्लीट डिस्कस करना है क्लास में, और उसके फैक्ट फिगर्स वगैरह सारे, और साथ हमने एनालाइज भी करना है कि आने वाले पेपर में क्या क्या आ सकता है और कौन कौन चीज़ों पे हमने फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें करंट अफेयर्स के पेपर को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि करंट अफेयर्स के पेपर में अगर सवाल आता है तो सवाल में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, कौन कौन सी एरियाज पर हमें फोकस करना चाहिए। तो दूसरी बात कि हमने सवाल को अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, कौन कौन चीज़ों पर ज़्यादा हमने फोकस करना है, हमने इन सारी चीज़ों पे अच्छे से हाईलाइट भी करेंगे। और पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सीसी सिंध और पीएमएस पंजाब के लिए अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं इसी में। काइंडली माइक अपना म्यूट रखिएगा ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। चलिए तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। काइंडली म्यूट वो क्या कहते हैं आप अपना। चलिए जी, हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमने देखना है कि व्हाट इज ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज will have no water resources of the Pakistan, how will be affected interpersonal harmony। अब मैं आप सबको बार बार ये चीजें रिपीट करता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को ना आप अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है वो, उसने क्या कहा है, हमें क्या बताना है। ये चीज बहुत जरूरी, अगर आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं इट मीन्स कि आप आपका पेपर उस टाइम से ही आपका फेल है। तो इन चीजों को बचने के लिए इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन आपने पहले क्वेश्चन के अपने स्टेटमेंट को समझना है, उसे बेहतर बनाने के इसमें क्या क्या आ रहा है और कौन कौन सी एरिया में फोकस करना है। और साथ आप क्वेश्चन को आप डिवाइडेड करें कि उसने कौन कौन सी एरिया को टच किया हुआ है, ठीक है। अब उसने पूरा पूछा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विल हैव ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब जो ग्लोबल ग्लोबल इम्पैक्ट्स पड़े हैं क्लाइमेट चेंज के, उनके अलावा पाकिस्तान के पास कौन से रिसोर्सेज है वाटर के, और इंटरनल हार्मोनी जो है प्रोविंशियल वो किस तरह से हो सकती है, या उस पर कौन से इफेक्ट्स वगैरह पड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सवाल को समझ लिया और सवाल में देखा कि सवाल में उसने क्या क्या पूछा। अब जाहिर सी बात है, जो सवाल की डिमांड है हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कहते हैं इंट्रो लिखना है, इंट्रो में बताना है। पहले वही बात कि हमने पहले ग्लोबल की बात करी, ग्लोबल में क्या है, और साथ ही पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी बेडली तरीके से हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद टेम्परेचर राइज हो गया था, ठीक है, और ग्लेशियर्स वगैरह, और इम्प्लीकेशन वाटर रिसोर्स है वो पाकिस्तान इकोनॉमी भी डिपेंडेंट किस पर है, एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर तब तक ज्यादा इंक्रीज होगा जब हमारे पास वाटर रिसोर्स होंगे, वो वाटर रिसोर्सेस ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एग्रीकल्चर सही से वो मतलब इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा 24% जो जीडीपी है वो इस सर्वे के मुताबिक हमने ये बात यहाँ पर की हुई है, ठीक है। ये था एक हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने सारी बात की और इसमें मैंने बताना चाहा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है कि आप पेपर में सवाल में आप क्या लिखना चाह रहे हैं, सवाल में कौन कौन सी एरियाज को आप फोकस करना चाह रहे हैं। आपने वही चीजें लिखनी है, ये नहीं कि बात कुछ और करे और आप कुछ और बताएं। तो आपने अकॉर्डिंग टू सवाल के मुताबिक सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट भी करना है और उसे समझना भी है कि वो क्या बताना चाहता है, हमें क्या लिखना चाहिए। अब जैसे देखो, सवाल का हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने पहली बात क्या की, सवाल की पहली बात क्या की, जो इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज के पड़े थे ग्लोबल पे, तो वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या है। अब ये मैंने आपके ना एक शॉर्ट आउटलाइन बनाई हुई है ताकि इन्हीं को आपने डिफाइन करना है पैराग्राफ की शक्ल में, सिंपल सिंपल पैराग्राफ की शक्ल में, क्योंकि हमें 20 नंबर्स पूरे करने होते हैं और काफी सारे बच्चे क्या देख सर
सवाल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी शीट्स होनी चाहिए, ठीक है, कल क्वेश्चन की शीट्स कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो वो डिपेंड करता है आपके सवाल पर। सवाल जैसे कि आप, जैसे ये सवाल है कि हमने ग्लोबल इम्पैक्ट्स जो पढ़ते क्लाइमेट चेंज के, वो कौन से होते हैं, और वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या है, ठीक है, इसमें हमने दो चीजें बतानी है। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन लिखा, सेकंड हमने जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल जो है क्लाइमेट, वो कौन कौन से हैं, हमने ये बताएंगे साथ। उनके बाद पाकिस्तान में किस तरह से हारमोनली प्रोफेशनल हारमोनी हो रही है, देन हमने वो बताना है, ठीक है। अब अगर इस तरह की डिस्कस का सवाल आता है या इम्पैक्ट्स का, तो जाहिर सी बात है, वो मैक्सिमम आपकी 8 शीटों तक चला जा सकता है क्वेश्चन, 8 शीटों तक। नहीं तो जो एवरेज होती है वो 6 to 7, 6 to 7, या यहाँ पर अगर कोई सवाल लेंथी है तो वो 9 शीट तक चला जाता है आपका क्वेश्चन। तो मोस्टली वो जो है प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी क्वेश्चन की डिमांड की होती है, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से। नहीं तो ओवरऑल जो एवरेज है ना, जो एवरेज है सवाल अटेम्प्ट करने की, वो जो है वो 6 से 7 शीटें आपकी होनी चाहिए टोटल, 6 से 7 शीट, ठीक है। हाँ अगर डिस्कस की सवाल है, एग्जामिन की पूछे वो, ठीक है, या आपसे वो इम्पेक्ट्स की बात, इम्पेक्ट्स में देखो आपने सारे इम्पेक्ट्स बता रहे थे कि इस वजह से ये सारे इम्पेक्ट्स पड़े थे। जैसे यहाँ पर सवाल हमारे पास क्या था, हमारे पास जो सवाल था वो, हाँ काफी सर 5 to 6 हैं, लेकिन वो ना डिपेंड करता है सवाल पे। जैसे अभी यहाँ पर देखो सवाल हमारे पास है ना, कि व्हाट इज ग्लोबल इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सारे जो ग्लोबल इम्पैक्ट्स पड़ते सारे, वो तो टेम्परेचर था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो था वो एक्सट्रीम इवेंट्स थे, ठीक है, सच ए फ्लड, ठीक है, उनका डिक्रीजिंग जो थी वो वाटर की शॉर्टेज की वजह से अर्बन सेंटर्स, ठीक है, और लोअरिंग वाटर टेबल हो गई, ठीक है, और प्रोविंशियल में जो थी डिलेइंग डेवलपमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक वो था, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो बाकी सारी दुनिया में जो जैसे ना, लाइक बांग्लादेश हमारे पास करीबी है, चाइना, इंडिया, तो वो खुद ऑलरेडी उनको भी काफी सारे इश्यूज है, उस वजह से भी। अब ये जो हमारे पास 6 7 पॉइंट थी, ये तो इम्पेक्ट्स थे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वाटर रिसोर्सेज पे भी इम्पेक्ट्स पड़े हैं। जी जी, ये सब हेडिंग्स हैं। ये इनमें आपने ना सिंपल सिंपल आपने पैराग्राफ लिखना है, 10 से 20 सेंटेंस या 10 से 15 सेंटेंस की आप सेंटेंस टोटल आपने लिखने हैं, इसमें बताना है। हर एक आपने और सब हेडिंग को आपने ब्रीफ करना है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल का जो दूसरा पहलू था, वो था क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटरनल पोटेंशियल हार्मोनी थी, वो क्या थी। अब देखो हमने जो सवाल थी, हमने सवाल की डिमांड पूरी करें फहद, हम क्या करें, सवाल की डिमांड पूरी करें। सवाल में पहले उसने क्या पूछा था, इंट्रो में बताया था, इंट्रो में हम सारी चीजें बताएं जो हम पेपर में लिखना चाह रहे थे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद उसकी दूसरी ये हेडिंग थी, दूसरा पार्ट था सवाल का ये। तीसरा इसका पार्ट का सवाल ये था कि जो ग्लोबल और जो हार्मोनी थी उनकी, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ, मैंने आपको ये मैप यहाँ पर स्क्रीन पे शो करता हूँ, यहाँ पर ये मैंने ओवरऑल आपको ना एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, कि जो इम्पेक्ट क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से इम्पेक्ट पड़ सकते हैं। मतलब एयर हेल्थ के हवाले से किस तरह से, वेक्टर इकोलॉजी के हिसाब से कैसे, और वाटर के लिए वाटर फूड सप्लाई इम्पेक्ट किस तरह से पड़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल। ये आपको काफी सारे पॉइंट्स आपके इन्वायरमेंटल साइंस जीएस है, या इवन जो अगर क्लाइमेट चेंज पे सवाल आता है तो आपने ये पॉइंट्स अपनी पास याद रख लेनी है, और साथ नोट कर लें कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। अब हमारी थी वो जो सवाल की जो तीसरी बात थी वो हमारे पास, हम अब उसे डिस्कस करें, कि जो वो प्रोविंशियल हार्मोनी थी। अब उसमें एक सबसे बड़ी जो बात वो थी कि वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, एक तो सबसे बड़ा इशू वो था, ठीक है। और उन पहला ऊपर से जो हमारे ना एक वो 1991 में ना एक और बनाया गया था पानी के हवाले से, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस, एक वो थी, ठीक है, जिसमें टेंशन बिटवीन प्रोविंस एंड रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि अब काफी सारे प्रोविंस हमारे ऐसे हैं जिनकी मतलब के रिसोर्स ज्यादा है, लेकिन उनको चीजें बहुत कम मिल रही है, उनकी एलोकेशन बहुत कम हो रही चीजों में हो रही है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी बात क्या है, प्रोविंस मतलब ना वाटर जो रिजर्वर्स हैं, उनमें वो काम करने का सेक्शन पे बहुत बड़े अपोजिट है यहाँ पर। जैसे बलूचिस्तान की आप बात करें, पंजाब की बात करें, सिंध केपी की बात करें, तो वो आपस में अटक रहे हैं। एक सबसे बड़ा इशू ये भी है। उनके अलावा क्या है, जो दरिया का फिलो रिवर है ना, वो भी राइज टू, अगर फॉर एग्जाम्पल
अब देखो सिंधु दरिया तो आपको पता है कश्मीर से निकल आ रहा है ना। अब वो बहुत, अगर ज्यादातर फ्लड सिंध में आ रहा है तो जाहिर सी बात है सिंध वाले कहेंगे कि नहीं पंजाब से इन्होंने पानी ज्यादा दिया है, केपी को दिया है। तो ये भी एक टेंशन सबसे बड़ा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उनके अलावा जो उनकी ना हाल मार्क इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप है वो भी बेहतर नहीं है 18 अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद तो जाहिर सी बात है जो हमारे वो कंट्री थे उनके आपस में जो रिलेशन थे वो तो इंडिपेंडेंस हो गए ना आपस में। तो एक सबसे बड़ा मसला ये भी था, ठीक है। देन हमारे पास अनपेड जो रियलिटी थी उनकी जनरेशन पॉलिटिशियन एक वो था, ठीक है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कन्वेंशनल एंड ड्राइविंग टू स्ट्रक्चरल। एक तो सबसे बड़ा इशू ये था कि हम डैम्स को या बाकी सारी चीजों को हम वो स्ट्रक्चरल लेवल पे नहीं लेकर आ रहे हैं, पर ये कि जो पर्सनल इंटरेस्ट पे लेकर उनको डिस्कस करना चाह रहा है। देन हमने फिर उसका कंक्लूजन लिखना है। अब आप खुद देखें जो सवाल था, हमने बिल्कुल सवाल की डिमांड पूरी करने के लिए हमने वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस आपके साथ की हुई हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कि हमने इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या बताना है। अब दूसरी बात यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। एक इंडस रिवर है, ठीक है, चेहलम रिवर है, चिनाब है, रावी है, बाईस और सतलज। ये तो रिसोर्स, ठीक है। अभी कहाँ से लिंकअप हो रही है मैंने सारा यहाँ पर मैप्स में ड्रॉ करके बताया है कि पाकिस्तान की जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो किस जगह से, उनका सिस्टम क्या है, और वो अरब अरब सी में किस तरह से वो जा रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या था कि वाई पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। जो एफटीए में पाकिस्तान में किस तरह से गया था, और व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑन द व्हाट आर द मेयर्स, इम्प्लीकेशंस कौन थी, साथ साथ उनके लिए मेयर्स कौन कौन थी जो उन्होंने मूव आउट किया ग्रे लिस्ट से, ठीक है। अब वही बात मैं दोबारा अगेन रिपीट करूंगा कि आपने पहले सवाल को पूरा एक दफा रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसे आपने रीड आउट अच्छे से कर लेना, ठीक है। देन आपने उसे समझना है कि सवाल में से कौन कौन, पहली तो उसने भी देखिए वाई वाज पाकिस्तान प्लेस ग्रेलिस, पाकिस्तान ग्रेलिस में क्यों गया हुआ था, ठीक है, इलेक्शन टास्क फोर्स में, ठीक है। और व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, पाकिस्तान की इम्प्लीकेशन कौन कौन सी है, दूसरी बात ये थी। तीसरी बात कह रहा है कि व्हाट आर द मेयर्स शुड बी पाकिस्तान टेकन मूव ऑन, और पाकिस्तान के पास कौन से मेयर्स है जिसकी वजह से वो उन्होंने मूव ऑन किया। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई मेरी कि वो उसने सवाल क्या पूछा था, अब हमें क्या क्या लिखना है। जी सर जी। जी समझ रहा हूँ। तो वही बात है कि पहले हमने, जब तक आप सवाल को साथ समझेंगे नहीं ना तब तक आपको काफी सारी कंफ्यूजन होगी। तो पहले आपने सवाल को मंसूर अंडरस्टैंड करना है कि सवाल में वो कहना क्या चाहता है, हमें क्या लिखना है। अब हमने सवाल को पहले क्लियर कर लिया कि सवाल में जो चीज पूछना चाह रहा है हमने वो लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पहले जनरल पता पता नहीं है पाकिस्तान है कैसे हुआ था, कहाँ से ग्रे लिस्ट में कैसे क्या क्या आता है और क्या क्या उसमें था, ठीक है। तो पाकिस्तान वाज प्लेस ऑन द ग्रे लिस्ट इन टास्क फोर्स, पाकिस्तान ने जब ग्रे लिस्ट में था तो किस वजह से था। एक सबसे बड़ी जो स्ट्रगल थी वो तो उनको ये था कि मनी लॉ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी, जो मतलब टेररिज्म को हम सपोर्ट कर रहे थे। गाइस आजान हो जाए देन हम स्टार्ट कर। आजान हो जाए देन हम क्लास स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।
चलें ठीक है। तो हमने अब जो दूसरी था पार्ट था जो सवाल का था वो क्या, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। सेकंड पार्ट हमारा था कि पाकिस्तान क्यों लिस्ट में गया हुआ था, ठीक है। उसमें ये थी कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरी बात है वो ना जो टेररिज्म की जो तंजीमें थी, ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि वहाँ के जो लोग वहाँ उनको ना क्या कहते हैं, पैसे वगैरह दे रहे थे सपोर्ट करने के, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या थी, पाकिस्तान हैज नॉट फुल फ्लेड कमिटेड, जो जो उन्होंने ना एक आर्टिकल दिया था और रेजोल्यूशन दिया था 1263, उसके उस पे पाकिस्तान पूरी कमिटमेंट नहीं पूरी कर पा रहा था, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजिक वीकनेस पाकिस्तान की थी, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक रिजीम थी, प्रीवियड मनी लॉन्ड्रिंग, एक सबसे बड़ा इशू ये था। दूसरा पाकिस्तान एड्रेसिंग टू द ओनली 27 अटेम्प्ट्स कंट्रोल ऑफ द टेररिज्म, मतलब कि उन्होंने 27 पॉइंट में से सिर्फ 14 पॉइंट पे पाकिस्तान ने काम किया हुआ था। उनके अलावा क्या था, और उनके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी आस्किंग पाकिस्तान प्रेशर लीडर्स ऑफ द एलिगेशन टेररिज्म, और पाकिस्तान में काफी सारा प्रेशर भी इस चीज का था कि आप लीगल्स कर रहे हैं ये वो सारी चीजें। तो जो पार्ट पार्ट टू था क्वेश्चन का, तो वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। दूसरी यहाँ पर क्या थी, लॉ ऑन बैंकिंग सिक्योरिटी रेगुलेशन। एक दूसरी बात है कि जो हमारी रेगुलेशन लॉ की थी वो भी ठीक नहीं थी, और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग वगैरह हो रही थी, कैश वगैरह की, डॉलर्स की, या बाकी सारी चीजों की, एक सबसे बड़ा इशू ये था। और व्हाट अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द इंडिया को इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेटेजिक स्टेट, एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी जो उसका था, व्हाट इज, जो पाकिस्तान ने कौन सी वो इकदाम किए हैं जिसकी वजह से वो बाहर आ गया, ठीक है। एक तो फॉरेन लीडर जो थे ना, फॉरेन मनी जो लैंड करे थी, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को प्रॉपर लेकर आ रहे हैं काम पे, ठीक है। दैट विल बी प्लेस इन द बैंकिंग चैनल्स एंड इकोनॉमी कंडम, और उनके अलावा जो जो भी बैंकिंग वगैरह पैसा वगैरह था वो प्रॉपर उनको बैंकिंग के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू यूज कर रहे थे, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस पेमेंट थी वो भी, मतलब उन पे भी काफी सारे इम्पैक्ट्स पड़े हुए थे, ठीक है। दूसरी जो थे इम्पोर्ट एंड रेमटीन्स थी ना, कुड बी एडवाइजेबल अफेक्टेड अवॉइड टू द यूजिंग फ्यूचर टेंशन, मतलब ये इशू थे जिनकी वजह से वो उनको इम्पैक्ट्स इम्प्लीकेशंस थी, जिसको पाकिस्तान ने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक ठीक रहा था, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास कौन सी मेजरमेंट्स थी जिस पर उसने काम किया था, ठीक है। पाकिस्तान कौन सी टेक ओवर लिया जिससे पाकिस्तान उसी से निकला। एक तो सबसे बड़ी थी इम्प्रूव है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू द क्या कहता है अथॉराइज, ठीक है। एक सबसे बड़ी वजह ये थी, ठीक है। फेडरल अथॉरिटी की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी थी उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अब इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी जो इकोनॉमिक टेररिज्म हो रही है, फंडिंग, वो आपने रोकनी, ठीक है। दूसरा अपने दो काउंटर इलीगल मनी रेमटीन्स टू नाउ एज मनी, जो ट्रांसफर जो भी हो रही है ना MVTS के थ्रू, उनको अपने वो जब्त कर लेना, ठीक है। और एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ऑल सेक्टर्स, एक तो ये ठीक है। दूसरा स्ट्रेंथिंग एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स प्रिवेंट काउंटर क्या कहते हैं एलिगेशन इन दीज लिस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात चाहिए, मतलब ये जो 7 पॉइंट्स थी इनके थ्रू पाकिस्तान ने उस पर काम किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने FTF से उन्होंने मूव ऑन किया था, ठीक है। लास्ट में हमारा आ जाता है कंक्लूजन। अब ये कुछ पाकिस्तान की जो टाइमलाइन है, ठीक है, यहाँ पर FTF की, ठीक है। जिसमें 2008 में किस वजह से क्या था, 2010 में क्या होता, 2012 में क्या होता, 2015 में, 18 में, 19 में, 20, 21, 22 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी, इसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, देख लेना है। और साथ ही सोर्स मैयर्स कौन कौन से थे पाकिस्तान ने जिस पर काम नहीं किया था, पाकिस्तान कौन कौन सी हेल्प आउट हुई थी, वो सारा सब कुछ, ठीक है। देन हमारे पास एक सवाल है कि गिविंग टू द वायलेशन लॉकडाउन जो हुआ था कश्मीर पे, ठीक है। व्हाट आर द पाकिस्तान के पास कौन सी चॉइस थी, पॉलिसी अवेलेबल थी जिस पर पाकिस्तान वो काम करना चाह रहा था। मतलब वही बात है कि आपने पहले सवाल को अंडरस्टैंड करना है कि सवाल की डिमांड क्या है। सवाल में वो कह रहा है कि जो जो लॉकडाउन लगा हुआ था ना कश्मीर पे, वहां पर, ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद पाकिस्तान के पास कौन सी फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शन है, मतलब पॉलिसी कौन सी जिसको पाकिस्तान चूज करना चाहे ताकि वो मसले को ठीक करे, ठीक है। दूसरा, व्हाट कैन पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इजी टू सफरिंग ऑन द कश्मीर पीपल, और पाकिस्तान किस तरह से वो कर रहा था, सफरिंग कर रहा था कश्मीर के पीपलों के लिए, ठीक है। तो उस पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखना, ये मैंने जनरल आपके एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर एक ये पिक्चर अपलोड की हुई है, जिसमें ये जो कैश फायर हुआ था पहला पहला उसमें क्या क्या था, ताकि आपको नॉलेज में और इजाफा हो जाए और आप इसे बेहतर से ठीक से पढ़ सकें, ठीक है।
तो जो दूसरी बात जो हमारे पास थी वो थी लुकिंग फॉर अवेलेबल पॉलिसी चूज। पाकिस्तान के पास कौन सी पॉलिसी थी जिस पर वो ऑप्शन था, जिस पर वो काम कर सके। अब वो हमारे पास यहाँ पर ये जो है ऑप्शन थे, एक तो ये तो पाकिस्तान है पॉलिटिकल एंड मोरल ओब्लिगेशन एज टू कश्मीर ऑन देयर स्ट्रगल। पाकिस्तान ने हमेशा पॉलिटिकल और मोरल वैल्यू के साथ उसकी स्ट्रगल की हुई, ठीक है। दूसरा जो वो मतलब के जो उनका जो था ना, मतलब के पॉलिटिकल लीडरशिप थी दोनों कंट्रीज की, वही कह रहे हैं कि हम ना मतलब के बेटर टॉक्स हैं ऑन कश्मीर। मतलब अगर कोई भी हम बातचीत करेंगे तो हम सबसे पहले हम कश्मीर इशू को डिस्कस करेंगे। और उनके अलावा टॉक तो यूनाइटेड नेशन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन यही चाहता कि all parties greater level to flexibility considering various proposal। आपको मतलब कि यूनाइटेड नेशन कोई भी प्रपोजल लेकर आए उस पर हम बैठ कर डिस्कस करें और चूज ऑफ द इंडिपेंडेंट कर। मतलब पाकिस्तान में ये था कि हम कश्मीर को आज़ादा नहीं पर ही छोड़ दें। और जो यूनाइटेड रेजोल्यूशन था उसमें इम्प्लीकेशंस क्या थी जो कि कश्मीर से रिलेटेड थी, ठीक है। दूसरा मैसिव डिप्लोमेटिक कैंपेन पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। ये हमारे पास क्या थे, ऑप्शंस थे पॉलिसीज के जिस पर हमने काम करना था। ठीक है। दूसरी इसकी जो थी पाकिस्तान के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इजी सफरिंग ऑफ कश्मीर पीपल। पाकिस्तान किस तरह से सफरिंग कर रहा था कश्मीर पीपल के लिए, ठीक है। उसमें ये था फैक्ट फंडिंग मिशन ऑफ द कश्मीर, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान शुड रीराइट, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये आर्टिकल कहा कि जो आर्टिकल 39 के उसे थ्रेट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन पे उन पर काम करना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने दूसरा अप्रोचेस किया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कि आप ये एविडेंस देखें कि इंडियन 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 जो आर्मी फोर्स, इंडियन गवर्नमेंट किस साथ कश्मीर पर जुल्म कर रही है, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान मस्ट बी रिक्वेस्ट टू द यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पीस कीपिंग आप पे जम्मू कश्मीर पीस के तौर पर काम करे। पाकिस्तान मस्ट बी माउंट मोर प्रेशर ऑन मीडिया, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा प्रेशर दिया मीडिया पर कि आप दुनिया को दिखाएं कि जुल्म किस तरह से हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान शुड एक्ट विद लीगल फॉर वर्क टू लीगल बैटल विद इंडिया ओवर टू द इशू ऑफ कश्मीर। देन पाकिस्तान मस्ट मोबिलाइज इंटरनेशनल आइडेंटिटीज एंड एंगेज फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, वो एंगेज करना चाहता है कि आप उस मसले को देखें। देन हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। तो देखो वही बात है, जो सवाल की डिमांड थी हम उस सवाल को पूरा कर रहे थे। तो जब भी आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है तो पहले सबसे पहले आपने सवाल को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना तब होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, और आपने नॉलेज जब तक कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक जाहिर सी बात है आपको ये काफी सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि आप अच्छी नॉलेज कलेक्ट करें, अच्छे से नोट्स पर जब आप नोट्स बनाए तो नोट्स को आप हर तरह से उसे प्रिपेयर करें, हर टॉपिक को हर एंगल हर डोमेन के साथ देखें। उसके साथ साथ आप पास पेपर्स भी देखें, और उनके अलावा बाकी सारे में भी आप काम करें ताकि आपकी और आसानी हो जाए। और ये मैंने आपको नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैंने एक टाइमलाइन शुरू की कि इंडिया पाकिस्तान का जो 75 ईयर का टेंशन था वो किस तरह से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैंने सारी ये स्टोरी ऐड की हुई है ताकि आपको और नॉलेज मिल जाए इसके थ्रू भी। देन हमारे पास एक और सवाल है, डिस्कसिंग स्ट्रेटेजिक जो थी ना इंडिया इंडो यूएसए इवॉल्विंग पार्टनरशिप एंड हाउ इट विल बी इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान यूएसए पाकिस्तान रिलेशनशिप। अब वही बात फहद, जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था शहनशाह शादिया यासिर मंसूर, के जब तक आप सवाल को नहीं समझेंगे ना तब तक आपके पेपर को आप सही से देख नहीं पाएंगे। तो देखो यहाँ पर डिस्कस की बात आ गई, इट मीन्स के सवाल ये थोड़ा बहुत लंबा जाएगा आपकी, मतलब कि वो जो एक नॉर्मल जो आपका सवाल था 5 शीटों पे, 6 शीटों पे, जब डिस्कस की बात आ गई तो वो ऑटोमेटिकली आपकी 7 to 6 शीट तक सवाल जाएगा। क्योंकि आपने इस पूरी बात को आपने कंप्लीट डिस्कस करना है। पहले डिस्कस क्या करनी है जो इंडो यूएस इवॉल्विंग हो रही पार्टनरशिप, ठीक है। एक ये बात, दूसरी बात उसकी क्या है, हाउ इट विल बी इम्पेक्ट ऑन पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, पाकिस्तान से इम्पेक्ट कौन से पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। उसमें हमने पहली बात कि हमने इंट्रोडक्शन बताया, हमने सारी कंपाइल करके जो हम बताना चाह रहे हैं और हेडिंग में वो सारा कंपाइल करके हमने इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटजी जो थी इंडो यूएस इवॉल्विंग पार्टनरशिप क्या थी, ठीक है। उसमें हमने ये देखना है कि जो इंडिया व्यूज टू यूएसए वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, ठीक है। एक तो डिफेंस पार्टनरशिप है उसी की, ठीक है, $18 बिलियन की अभी तक चली गई है, ठीक है।
दूसरी जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट इन दोनों की है इंडो ओशन रीजन पर, ठीक है, इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन पे, किसकी? यूएसए और इंडिया की। एक सबसे बड़ी तो मतलब इम्पैक्ट ये कि दोनों कंट्रीज की आपस में यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, यूएसए डिजाइन टू इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, और यूएसए से मतलब कि ना वो एक तरह का प्रॉपर वो जो है ना, जो जो न्यूट्रलाइज शेयर्ड है, वो सिक्योरिटी थ्रेट इनके साथ शेयर करना चाह रहा है, म्यूचुअल मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा क्या, यूएसए हैज इंटरेस्ट इन बैलेंसिंग एनी फ्यूचर चाइनीज एक्सपेंशन इन एशिया। दूसरी बात है कि यूएसए इंटरेस्ट है कि वो बैलेंस करे चाइना को, इंडिया काउंटर करे चाइना को, जितने भी एक्सपेंशन हैं एशिया के वहां पर। ची ओकस और क्वाथ वो भी यहाँ पर ऐड होंगे, बिल्कुल वो भी साथ साथ उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या, इंडिया एंड यूएसए साइन ट्रिपल डिफेंस पैक्ट वही बात आ गई जो आपको आद और औकस की बात करें, ठीक है। ये बात यहाँ पर सेम वही बात है कि डिफेंस पैक्ट जो था। उसके अलावा फिर क्या था, हाउ इट विल इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशन। अब वो कौन से इम्पैक्ट जिसकी वजह से वो तो है, एक तो सबसे सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन रीजन, ठीक है, कम अंडर द स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा, चेंजिंग इन द रियली मेरी टाइम सिक्योरिटी, जो फॉर आर्मी की जो सिक्योरिटी है इंडो पैसिफिक पे, एक तो सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। दूसरा, इट विल इम्पैक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी, जो चाइना बेल्ट रोड इन्वाइटेड, जो देखो बीआरई तो इंडो पैसिफिक ओशन से क्रॉस कर रहा है ना, तो जाहिर है उसमें भी पीस और स्टेबिलिटी की काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। और यूएस एज स्टैंड टू सिक्योरिटी असिस्टेंट टू पाकिस्तान एंड मिलिट्री डील, ठीक है। उसके अलावा क्या है, तो दूसरा ये बात थी, उसके अलावा हमने याद रखेंगे जो इट विल बी चाइना ग्रोइंग ग्लोबल फूड प्रिंट है। और दूसरी बात क्या है, जो चाइना जो इट चाइना जो ना ग्लोबल लेवल पे जो पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट्स पढ़ रहे हैं वो ग्रोइंग कर रहा है, उस वजह से, ठीक है। दूसरा, जो जैश मोहम्मद लीडरशिप है, मजहर इंटरनेशनल वो टेररिस्ट है, वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। इन एग्जाम्पल जो अमेरिकन सपोर्ट टू इंडिया, और ये उनको सपोर्ट भी इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका व्यू ऑफ पाकिस्तान सीन है क्लोजर इंडियन थिंकिंग, और अमेरिका यही चाह रही है कि मैं उनके साथ क्लोज रहूं, इंडिया के साथ देन हम उसको डिस्कस करें। अब ये देखो यहाँ पर वही बात सेम बात आ गई कि जब तक आप ना करंट अफेयर के जो कुछ की टर्म्स आइडियाज है ना, जब तक अली आपको वो समझ में नहीं आएंगे, आयशा जब तक समझ में आपको नहीं आएंगे, तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो की वर्ड्स हैं, की आइडियाज हैं, करंट अफेयर्स के जो सारे टॉपिक जितने भी हैं उनको आप प्रॉपर हर एक डोमेन के साथ कवर करें, तो आपका सवाल ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये फिर हमारी कंक्लूजन है। अब दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन। पहले हम उस पर जो इंडो इंडिया और यूएसए जो रिलेशनशिप उसको हम पढ़ रहे थे। दूसरा यहाँ पर हमने क्या सवाल क्या था यहाँ पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह का सवाल आपके पेपर में भी आ सकता है, तो उस पर मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए ऐड की है ताकि जब आप इसे सुनेंगे समझेंगे, रीड आउट करेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो आप और ज्यादा बेहतर होगा। जो CS24 के लिए जा रहे हैं तो वो इस लेक्चर को जरूर सुने और इस मटेरियल को लाजमी पढ़ें, ताकि आपकी चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। स्टडी कॉम्पिटिशन यहाँ पर क्या है, सवाल वही है, स्टडी कॉम्पिटिशन और इंडो पैसिफिक रीजन में इंक्रीजिंग टू बिकम इंटेंस डिफाइंड टू द इंटरेस्ट टू द रोल ऑफ यूएसए चाइना इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया इन दिस जियोपॉलिटिक्स एंड इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखो सवाल में जियो स्ट्रेटजी की वो बता रहा है कि जो इंडो पैसिफिक जो है ना, इंडो पैसिफिक रीजन है, इस पर जो इंक्रीजिंगली हो रही है, इंटेंस हो रहा है, ठीक है। तो जो डिफाइन द इंटरेस्ट, अब हमने डिफाइन भी करनी है कि जो इंटरेस्ट है और जो रोल है इन यूएसए का, चाइना का, इंडिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का जियो पॉलिटिक्स इंडो पैसिफिक रीजन, वो क्या कौन सा है, किस तरह से है। पहले हमने कंपाइल करके हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, सही है। देन हमारे पास आ जाता है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ताकि इसे आप अच्छे से जब रीड आउट करें, यहाँ पर जो ना टोटल कितनी कंट्रीज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिकल, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 50% जीडीपी जो है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। और 50% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये नॉलेज के लिए आपके मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, ताकि ये आपको काफी सारा बेनिफिट्स देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है। सबसे बड़ी जो इन द वीस्टर्न, जो वीस्टर्न पैसिफिक है ना, रिवाइवल बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, जो वीस्टर्न पैसिफिक वहां पर तो इनका आपस में ट्रेड वार जंग चल रही है, ठीक है, इंट्रा। दूसरा क्या है, इन द इंडियन ओशन साइनो इंडिया कंपटीशन शिफ्ट्स टू द शेप्स स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन।
अब यहाँ जो है ना जो साइनो इंडियन कॉम्पिटिशन, इसमें जो एशिया और पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज है उनमें कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन किस किस में है। एक चाइना और इंडिया का, ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी बी रीजन वहां से क्रॉस होती है, और सबसे बड़ा ट्रेड उस सी के थ्रू ही होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा जो ट्रेड है ना वो, तो वो भी इस दोनों के रीजन में आ जाता है। वहां पर उन्होंने, आपको पता है कि चाइना ने 9 डैश लाइन बनाई हुई है, उसके थ्रू वो ट्रेड वगैरह करा है, और उस पे कोई भी कंट्री मुदाखला नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हमने देखा है कि इंटरेस्ट इन रोल ऑफ चाइना, इंटरेस्ट क्या है और चाइना का रोल प्ले क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये है कि जो जो सुपर पावर चाइना बन रहा है, चैलेंजेस इन जो राइजिंग यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है कि इमिग्रेशन की, वो जो सुपर पावर चाइना बनती जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा जो मसला है वो किसको है? यूनाइटेड स्टेट को है, ठीक है। और चाइना की जो चाइना ने क्लेम किया हुआ है, वही जो निगोटिएशन यूएसए प्रिवेंट्स ऑन दिस रीजन, जो नया डैश लाइन थी डायरेक्ट रीजन निगोटिएशंस की हुई है। एक तो सबसे बड़ा वो है। और थ्रू द मिसाइल्स एंड नेवल फोर्स इन चाइना इम्पोजिंग मिसाइल इन द इंडो पैसिफिक रीजन पे जो कर रहे हैं, ठीक है, नेवल फोर्स से इम्पोज करें, ठीक है। और चाइना ने जो पीआरई रोड बनाया और उससे बनाया है, उसे आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द यूएसए डोमेन टू द इंडो पैसिफिक रीजन। जब से चाइना ने पीआरई प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो डोमेन कर रहा है यूएसए की इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। दूसरा, चाइना हैज बीन डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन द इंडो पैसिफिक टेरिटोरियल स्टेट, जितनी भी इंडो पैसिफिक के रिलेशन, उस पे चाइना बहुत अच्छी डेवलपिंग कर रहा है और रिलेशनशिप बेहतर कर रहा है, जो इंडो पैसिफिक के रीजन में कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, चाइना प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑन इंडियन ओशन टू इंश्योर द एनर्जी ट्रेड एंड शिपिंग जो है उन पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गई है मेरी? फाद अली, फातिमा, बाकी सारे जो है, शहनजा। दूसरा, इंटरेस्ट एंड रोल ऑफ इंडिया। अब इंटरेस्ट इंडिया की क्या है और उसका रोल प्ले क्या है, वो भी देख रहे हैं साथ साथ। इंडिया हैज बीन ब्लेंडिंग ऑन द वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल, ठीक है, नेवल्स उन्होंने बनाए हुए, ठीक है। और यूएस हैज बीन इनकरेजिंग इंडिया टू बिल्ड ब्लू वाटर कैपेबिलिटी, ठीक है। दूसरा, वो कोलोबरेशन कर रहा है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूएसए के साथ, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारा आ गया। अब यूएसए की क्या है, यूएसए एनहेंसिंग क्वार्टर जो है, क्वाड के थ्रू जो उनको सपोर्ट करा है, ठीक है, ऑपरेशन करा है। यूएसए से फ्लेक्सिंग मिलिट्री म्यूजिकल एंड इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। और टू कंटेंट चाइना को राइज करने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है? टू पुश बैक अगेंस्ट द डायनामिक इन्वाइटेड टू अनलेस्ट चाइना इंक्लूडिंग बीआरई, और ये जो है एशियन डेवलपिंग बैंक और एससीओ के थ्रू, ठीक है। और इंटरेस्ट रोल ऑफ जापान का, जापान ऑन इनसिक्योरिटी एज आइसलैंड नेशन, उनका अपनी वो जो जापान, अपने काफी सारे इश्यूज हैं उस रीजन की वजह से, ठीक है। दूसरा, जापान का जो है, जापान कंसर्न अबाउट चाइना राइजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी, ठीक है। जापान इज सो क्लियरली यूनाइटेड विथ यूएस एंड इंडिया, ठीक है। जापान हैज डिटरमाइनिंग एनहेंसिंग नेशनल डिफेंस, इंक्रीजिंग डिफेंस कैपेबिलिटी, मतलब जापान को सबसे बड़ा जो है ना वो मसला जो है ना, वो यूएसए और इंडिया के साथ क्लियर करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी बातें, ठीक है, डिस्कस वगैरह। और दूसरी बात क्या है, जापान को बड़ा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो चाइना, क्योंकि चाइना उसकी एक जो आइलैंड है उन पर भी उसने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमी के वास्ते वो कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, चाइना की जो जो है ना वो मेरीन टाइम एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा है। ताइवान तो एक अलग वो इशू है ना, ताइवान का तो वो एक अलग इशू हो गया, उसमें तो वो अलग बात है। जापान जो है वो प्रमोट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन किसके साथ कर रहा है, लाइक यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, ताकि वो ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइनीज हेजमनी को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्या है इसमें इंटरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया है वांटेड टू, जो ऑस्ट्रेलिया को जो करा है वो रीडिफाइन कर रहा है जियो स्ट्रेटेजिक सेटिंग टू द नेक्सिस ऑफ द टू ग्रेट ओशन के साथ। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा बेनिफिट है अगर इस ओशन में आ रहा है दोबारा, तो ठीक है। और यहाँ पर तो रीजन लो तो ऑस्ट्रेलिया लेवरेज ग्रेट इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री, अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो बेनिफिट लेना चाह रहा है इकोनॉमिकल, ठीक है, इस रीजन में। दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न्ड ओवर टू डिक्रीजिंग यूएसए प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया रिलेशन बिटवीन वर्स नेट ऑनर मैटर सच साउथ चाइना सी के थ्रू भी, और क्योंकि देखो ना, साउथ चाइना की इस रीजन के थ्रू भी
ऑस्ट्रेलिया वो अपना ट्रेड कर रहा है। अगर आप मैप में देखें ना तो यहाँ से वो मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, तो ऐसे ट्रेड करने के लिए उनको चाइना साउथ चाइना सी की भी चाहिए। देन हमारा यहाँ पर आ गया कंक्लूजन। देखो बात वो ही थी फहद अली और शाहजहां, कि आपने सवाल को अंडरस्टैंड करना है। जब आप सवाल को नहीं समझेंगे तो आपको काफी सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। अब जो सवाल की डिमांड थी हमने एग्जिट उस सवाल को पूरा किया और सवाल को हमने बताया। ठीक है। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन की कुछ ना इंपॉर्टेंट वो है, कितने कंट्रीज आते हैं। ठीक है। ये रिपोर्ट है, ये आपको बड़ी बेनिफिट देंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट है। 38 जो परसेंट है जो कंट्री वहां पर है, और 44% वर्ल्ड सफरिंग एरियाज कवर करता है इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो रीजन पूरी है ना, 44% दुनिया की इस एरिया कवर करता है। ठीक है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 65% इस रीजन पे पॉपुलेशन है। 62 GDP यहाँ से कवर होती है। और वर्ल्ड जो है ना मशीन ट्रेड कितना होता है, 46%। और 50% वर्ल्ड जो है ना कोऑर्डिनेटेड ट्रेड यहाँ से होता है। और शिपिंग जो है बॉम्ब एनर्जी ट्रांसपोर्ट वो 70% यहाँ से होती है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, डिस्कसिंग द इन डिटेल टू द रोल ऑफ OIC, अरब लीग एंड GCC इन द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। क्या है उसका कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या था। अब वही बात है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, और रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या था, सऊदी अरबिया एंड ईरान रिवाइवल विद इन द ब्लॉक, एक तो सबसे बड़ी ये थी। ठीक है, मिडिल ईस्ट में। दूसरा लेक ऑफ कोहेरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस थी। ठीक है, चैलेंजेस पॉलिटिकल कैपेबिलिटी विद ब्लॉक। अब देखो ईरान ईरान के साथ काफी सारे कंट्रीज है, सऊदी के साथ काफी सारे कंट्री थे कैसी के साथ, तो इनकी बड़ी आपस में ना वो टसल चल रही थी। ठीक है, सबसे बड़ा टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ये था। सो ओवैसी ने ऑब्जर्व किया न्यूट्रलिटी के लिए, लेकिन वो वही कहे कि वो नॉट अ साइड और ओपनली किसी की साइड नहीं ले पा रहा था, तो इस वजह से काफी सारे और भी इश्यूज हो रहे थे। ठीक है। देन हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा बात यह है कि तो मिनिमम कैपेबिलिटी जो थी वो टेंशन बिटवीन द अरब स्टेट के साथ इंटीग्रेशन हो रही थी। अरब अरब स्टेट की वो उसकी वजह क्या थी, गोल अचीव सही से नहीं कर पा। दूसरी बात क्या थी, मेंबर जो थे ना वहां पर, वो सही से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे रीजनल पॉलिटिकल मैटर। मतलब कि अगर कुवैत हो गया, आपकी UAE हो गई, सऊदी, तो ये जो जो मिडिल ईस्ट की कंट्री बाकी थे ना, लिबनान, यमन, सीरिया, इनमें वो या तुर्की, ये सारे उन कंट्रीज को वो मतलब सही से नहीं देख पा रहे थे ना पॉलिटिकल मैटर, तब वजह से ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। ठीक है। वो डिस्कशंस एंड अरब लीग टू नॉट द बाइंडिंग, उनकी आपस में बाइंडिंग भी नहीं थी। ठीक है।